हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी वसंत कक्षा 8। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जो लिखा गया है प्रदीप तिवारी जी के द्वारा। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सबाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म में गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा ने में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। मूक युग के अधिकतर फिल्मों को दिन में प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन को तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सबाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेलवानी हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। इस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने।
यह फिल्म 14 मार्च 1931 में मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सबाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, फारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सबाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सबाक सिनेमा के दौर में की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों का पिता भी कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेता से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सबाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषा का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। माधुरी का नाम फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सबाक फिल्मों के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ। तो ये थे हमारे प्रदीप तिवारी, जिन्होंने फिल्मी जगत के बारे में इस पाठ के माध्यम से बताया और हमें बताया कि कैसे फिल्मों की शुरुआत हुई और कैसे मूक फिल्मों के अलावा बोलने वाली फिल्मों का प्रचलन बढ़ा। तो आइए अब हम इसके अभ्यासकार को करते हैं। पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, देश की पहली बोलती फिल्म विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। पाठ के आधार पर आलम आरा के कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, अर्थात काम कर रहे थे। अगला प्रश्न है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, फिल्म अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। इसी फिल्म के आधार पर उन्होंने फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया।
अगला प्रश्न है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, विट्ठल को फिल्म से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। अगला प्रश्न है, पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशिर ने क्या कहा? इस प्रसंग में लेखकों ने क्या टिप्पणी की? लिखिए। उत्तर है, पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों के पिता कहा गया। तो उन्होंने इस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अर्देशिर को विनम्र कहा। अगला प्रश्न है, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, इसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। उत्तर है, मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। बोलती फिल्म बनने के कारण अभिनेताओं पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे। दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें अभिनेत्रियों की केश सज्जा तथा उनके कपड़ों की नकल करने लगीं। दृश्य और श्रव्य माध्यम के एक ही फिल्म में सम्मिश्रित हो जाने से तकनीकी दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। अगला प्रश्न है, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुख खोलने और आवाज करने में अंतर आ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? उत्तर है, फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरे की आवाज दी जाती है तो उसे डब फिल्म कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज तथा अभिनेता के मुख खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न है, सबाक शब्द बाक से पहले सा लगने से बना है। सा उपसर्ग के कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ सा उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चित्र, बल, सम्मान। हित का सा हित, परिवार का सा परिवार, विनय का सा विनय, चित्र का सा चित्र, बल का सा बल, मान का सम्मान। अगला प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में ही शब्दांश है, वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी में सामान्य उपसर्ग इस प्रकार हैं: आ, अन्नी, दु, क, कु, श, सु, आद, बिन, ओ आदि। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। मूल शब्द है बाक, सा उपसर्ग सवाक। मूल शब्द है लोचना, सु उपसर्ग सुलोचना। मूल शब्द है फिल्म, कार प्रत्यय फिल्मकार। मूल शब्द है कामयाब, ई प्रत्यय कामयाबी। उदाहरण 15 उदाहरण खोजकर लिखिए, सहपाठियों को दिखाइए। तो जैसे पुत्र का सुपुत्र, घट का औघट, सार का अनुसार, मुख का आमुख, परिवार का सपरिवार, नायक का अधिनायक, मरण का अमरण, संहार का उपसंहार, ज्ञान का अज्ञान, यश का स्वयश, कोण का समकोण, कर्म का सत्कर्म, राग का अनुराग, बंध का निबंध, पक्का का अधपका। प्रत्यय शब्द हैं चाचक का एरा जुड़ के चचेरा, लेख का लेखक,
कला का कलापन, लड़का लड़ाई, सज का सजावट, अंश का अंशता, सुनार का सुनारिन, जल का जलज, पर का परजीवी, खुद का खुदाई, ध्यान का ध्यानपूर्वक, चिकना का चिकनाहट, विशेष का विशेषतया, चमक का चमकीला, भारत का भारतीय। तो ऐसे ही हमारे उपसर्ग प्रत्यय से ये शब्द बने हुए हैं। यहाँ हमने जाना इस पाठ के माध्यम से कि कैसे बोलती फिल्मों का शुरुआत हुआ, किसने उसको बनाना शुरू किया। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।